इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन समीक्षा के एक और नए लाइव एपिसोड में। तो अभी इस आज के टॉपिक पे अपना विचार रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुख्यतः दो चीज़ों पे। एक तो हम जो हमारे हिंदू ग्रंथ हैं उनकी प्राचीनता, मतलब वो बुद्ध के जो हम जन्म मानते हैं बुद्ध का, उससे पुराने, तो इसके संबंध में क्या एविडेंस है। देखिए, जहाँ तक किसी चीज को प्रमाणित करने की बात है तो उसके फिजिकल बहुत सारे एविडेंस हो सकते हैं, जैसे आर्कियोलॉजी उनमें से एक हो गया। उसके अलावा न्यूमिस्मेटिक हो गया, यानी मुद्रा शास्त्र हो गया, यानी जिनमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। मेटलर्जी हो गया, यानी धातु विज्ञान हो गया। जियोलॉजी हो गया, जो भौगोलिक जो मतलब आधार है उसका आधार पर, क्योंकि हर समय जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो बदलती रहती हैं, तो एक भौगोलिक स्थिति के लिए पर्टिकुलर टाइम होता है, तो उस आधार पर भी किया जा सकता है। मान लीजिए कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला। अब भारत में क्या होता है, एक तो यहाँ की जलवायु ऐसी कि ज्यादा समय तक पुरानी चीज टिक नहीं सकती, जैसे अन्य जगह टिक गई। दूसरा, यहाँ लगातार बस्तियां कंटिन्यू चलती रहती हैं। जैसे अन्य देशों में क्या हुआ है कि एक जगह से बस्ती दूसरी जगह चली गई, तो पुरानी जगह है वो टीला बन गई, तो वहां चीजें सुरक्षित रही। और यहाँ क्या है, जैसे एक जगह बन गई उसके ऊपर दूसरी सभ्यता बस गई, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, तो इसलिए यहाँ पे हर जगह खुदाई करना भी संभव नहीं है, और हर चीज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे देखना यहाँ उतना संभव नहीं है, हालांकि फिर भी मिलता है। और दूसरा, भाषा विज्ञान, यानी भाषा में जो अध्ययन किया जाता है उसके आधार पर भी प्राचीनता देखी जा सकती है। फिर है जियोग्राफी के आधार पर, यानी जैसे कोई नया शहर बसा, उसके बारे में लिखा है या नहीं लिखा है, या किसी पुरानी जगह के बारे में, जो जगह मतलब जिस नाम से पहले, अब जैसे हम देखें पाकिस्तान, 1947 से पहले पाकिस्तान नहीं था। अब कोई पाकिस्तान का नाम जिस जिस जगह आ रहा है तो हम उससे सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये चीज 1947 के बाद लिखी गई थी, और जिनमें उसे कांधार लिखा है या भारत का हिस्सा लिखा है तो हम समझ सकते हैं कि ये चीज 1947 से पहले की है। तो इस तरह जो भी जियोग्राफिकल है उससे भी हम चीजों की प्राचीनता पता लगा सकते हैं। और तो यहाँ हम जो मुद्रा शास्त्र है उसके आधार पर हम प्राचीनता देखेंगे। उससे पहले एक टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि सोने के सिक्के, इसके आधार पे ये भ्रम चलाया जाता है कि जो सोने के सिक्के हैं वो विदेशी शासकों की देन है। भारत में सोने के सिक्के का प्रयोग ही नहीं होता था, या आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस नहीं मिला है सोने के सिक्कों का, या सोने के जो सिक्के हैं वो कुषाण शासकों ने चलाए थे। उससे पहले सोने के सिक्के भारत में प्रचलित नहीं थे। भारत में चांदी, तांबा, इनके सिक्के चलते थे। लेकिन साथियों, ये एक तरह से हम कहें ये भ्रामक बात है, क्योंकि भारत में सोने के सिक्के काफी पहले से प्रचलित हैं, जिन्हें हिरण, है ना, और स्वर्ण, हरिण, कारसापण, इस तरह से नाम मिलता है। जैसे शतपथ ब्राह्मण हो गया, ऐत्र ब्राह्मण हो गया, कात्यायन सूत्र हो गया, और बौद्ध ग्रंथों में भी
सोने के सिक्कों का उल्लेख है हिरण नाम से या हिरण मुद्राएं, और यहाँ तक कि अशोक के अभिलेख में भी इसका उल्लेख है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो सोने के सिक्के हैं वो भारतीय या हम कहते हैं हमारी देसी प्रणाली है, और ये किसी कुषाण शासकों से के बाद हमने नहीं बनाए हैं। कुषाण शासकों के अपने सोने के सिक्के थे, ग्रीक शासकों के अपने सोने के सिक्के थे, शकों के अपने थे। तो इसी आधार पर हम कुछ प्राचीन सोने के सिक्कों के बारे में जानेंगे। अब ये भी होता है कि इतने मात्रा में ये मिलते क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम देखें जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, या जो सिनोली इत्यादि जो हम ताम्रपाषाणी सभ्यता बोलते हैं, वहां सबसे ज्यादा जो प्रयोग होती थी चीजें वो तांबे और सोने की होती थी। अधिकतर आभूषण अधिकतर सोने के मिलते थे। और जो हमारा ऋग्वेद है या हमारे वेद है उनमें निष्क का प्रयोग मिलता है। निष्क असल में एक आभूषण है जो गले में पहना जाता था, और उसी का प्रयोग किसी चीज को खरीदने, खास करके यज्ञ दक्षिणा में किया जाता था। तो ये एक तरह से वस्तु विनिमय का उदाहरण है। तो हम देखते हैं जो हमें सिक्कों की प्राप्ति होती है वो 800 ईसा पूर्व के आसपास से भारत में होती है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो ऋग्वेद है या हमारे वेद है वो 800 ईसा पूर्व से पहले पहले के, जब वस्तु विनिमय का प्रचलन था। और खास करके हम देखते हैं सिंधु सभ्यता है उसके अन्य कुछ स्थल पर एकदम गोल गोल कई मालाएं प्राप्त हुई हैं सिक्कों की, जो सोने के सिक्के बनते हैं ना उस टाइप से गोल गोल, और उनमें धागा रहता है या कोई चेन होती है जिसे पहना जाता है। इसी तरह यूपी में भी कम से कम 2000 ईसा पूर्व पुराने सोने के एक तरह से गोल गोल बिल्कुल समान नाप के, एक समान नाप के कुछ मालाएं मिली, उनमें सिक्के टाइप की आकृति है। तो वो संभवतः निष्क हो सकता है या निष्क जैसा कुछ हो सकता है जिसका प्रयोग चीजों को खरीदने बेचने में किया जाता होगा। तो इससे पता लगता है सोने का प्रचलन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मौर्य काल की तरफ बढ़ते हैं तो क्या हुआ, वहां सोने की प्रयोग कम हो गया, तांबे और चांदी का प्रयोग ज्यादा हो गया। जो हिरण शब्द है इसका जो उपयोग सोने के सिक्कों के लिए होता था उसका प्रयोग नाप के लिए या एक मानक के रूप में भी होने लगा। जैसे हम देखें कि हिरण का प्रयोग ऐसे भी होता है, जैसे 25-25 ग्राम के 4 तांबे के सिक्के, तो 4 और एक 25 ग्राम का चांदी का सिक्का है। तो या तो हम 25 ग्राम का चांदी का सिक्का दे के कोई चीज खरीदे, या उसके बदले 4 25-25 ग्राम के तांबे के सिक्के दें। तो जो 4 तांबे के सिक्के उनका मान हो जाएगा एक चांदी का सिक्का। इसी तरह 4 चांदी के सिक्के 25-25 ग्राम के, उनका मान हो जाएगा एक सोने का सिक्का। या तो हम 4 चांदी के सिक्के उसे हिरण बोला जाएगा, उससे चीज खरीदें, या एक सोने के सिक्के से चीज खरीदें। तो इससे पता लगता है कि जो हिरण मात्रक है जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में था, जो सोने के सिक्कों के लिए प्रयोग होता था हिरण, या जो चाणक्य ने भी प्रयोग किया है, वो चीज बाद में जब मौर्य काल आया उसमें सोने का जब प्रयोग कम हो गया था, उसके जगह चांदी, यहाँ तक कि चांदी में भी आप देखें तो टिन और जस्ता इसकी मिलावट होने लग गई थी, उसके आधार पर सिक्के बनने लग गए थे। तो वहां हिरण मान तो रहा, लेकिन वहां जिस तांबे के सिक्कों 4 तांबे के सिक्के, 8 तांबे के सिक्के, या 4 चांदी के सिक्के या 2 चांदी के सिक्के, उनका मान हिरण हो गया। और सोने के सिक्के भी प्रचलन में थे लेकिन वो कम थे, इसलिए हमें इसके एविडेंस प्राय कम मिलते हैं। लेकिन इनका कई जगह उल्लेख मिलता है जिससे हम देख सकते हैं ईसा पूर्व यानी जो कुषाण काल है उससे पहले सोने के सिक्कों के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। ये अशोक का अभिलेख है, 8वां अभिलेख है गिरनार का। तो इसमें अशोक का दान की बात करते हैं
वैसे दिव्य दान में भी आता है कि अशोक ने सोने के सिक्के दान किए थे। और ये चीज आप देखिए, अशोक के इस अभिलेख से भी साबित होती है कि अशोक सोने के सिक्के, या कहते हैं सोने के सिक्के की जो मात्रा है उसकी तुलना में अन्य सिक्के दान करता था। तो यहाँ स्पष्ट आया, जो चौथी पंक्ति है उसमें आया हिरण्य पटी विधानो, शुरू में आया एत्यम होती ब्राह्मण समणा दसणे च दाने च थेरान दसणे च हिरण पट्टी विधानो। अब देखिए ये क्या नाम है, थेरवाद, मतलब वो ब्राह्मण ये सब वो होते थे। असल में जो समण शब्द है वो खास करके बौद्धों के लिए नहीं है। यहाँ समण जो वैदिक इतर जो संप्रदाय थे, जिसमें आजीवक हो गए, निग्रंथ हो गए, उन सब के लिए एक समण शब्द। ब्राह्मण शब्द जो वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, जो परिव्राजक, उनके लिए। और बौद्धों के लिए यहाँ एक अलग शब्द है थेरान, थेर शब्द। तो यहाँ बताया ब्राह्मण समण और थेरों के लिए हिरण पटी विधानों, यानी हिरण मतलब होता है सोना, स्वर्ण सिक्के या स्वर्ण मुद्राएं दान दी जाती है। तो अब इस अभिलेख से हमें पता लग रहा है, भले ही हमें कोई कहे कि वही कहीं सोने के सिक्के नहीं मिले खुदाई में, यहाँ नहीं मिले, लेकिन इससे पता लग रहा है कि अशोक के समय सोने के सिक्कों का प्रचलन था भारत में, जो दान दिए जाते थे। अब इसमें एक चीज ये भी देखिए कि सोने के सिक्के कितने कम के मिलते हैं। पहली बात, मान लीजिए किसी के कोई नींव खोद रहा है, कोई नदी किनारे कुछ कर रहा है, उससे कोई सोने का सिक्का पा भी गया तो वो इतनी जल्दी ओपन नहीं करेगा। इस चीज को या तो किसी जो क्या बोलते हैं ओकेशन लगते हैं, नीलामी लगती है, वहां कर देगा, या फिर ये विदेश चल जाएंगे, या फिर इधर उधर हो जाएंगे। इनका ठीक से पता नहीं चलता, बहुत कम आ पाते हैं। लेकिन यह अभिलेख प्रमाणित कर रहा है कि कुषाणों से पूर्व भारत में सोने की मुद्राओं का प्रचलन था। और अब जैसे कई लोग कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे ये मनुस्मृति में सोने के सिक्कों का उल्लेख है, फलाने ग्रंथ में उल्लेख है, तो सोने के सिक्के तो कुषाण काल में प्रचलित थे, तो ये तुम्हारे जो ग्रंथ है उस कुषाण काल के हो गए। लेकिन यहाँ इस प्रमाण से स्पष्ट हो रहा है कि जो सोने के सिक्के हैं वो मौर्य काल में प्रचलन में थे। तो वो जो हमारे ग्रंथ हैं वो कुषाण काल से पूर्व ही जाते हैं इस प्रमाण से। आपको आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोगों को नया दिखाने के लिए कि तुम्हारे ग्रंथों में सोने के मुद्राओं का उल्लेख है, जबकि कुषाण काल से पहले नहीं थी। ये वामपंथी और जो बौद्ध हैं वो ऐसे ही आरोप करते हैं, जो बौद्ध प्रोफेसर है वो लोग। तो आप देखिए, और ये अशोक के जाने कितने लोगों ने कितनी बार अभिलेख पढ़े होंगे, लेकिन हर बार किसी का ध्यान नहीं गया होगा किसमें हिरण पट्टी विधानों, हरिण पट्टी विधानों, सोने के सिक्के का उल्लेख है इसमें। तो आप गौर से देखिए और आप इससे ये भी पता लगा कि हमें कैसे इन चीजों को हमें पढ़ना है, कैसे गौर करना है। तो इसको देखिए, समझिए और यहाँ सहयोग भी कीजिए और संख्या भी बढ़ाइए। जब आप संख्या बढ़ाएंगे तो उससे हमें सब्सक्राइबर मिलेंगे, और जब हमारे सब्सक्राइब 45,000 पे पहुंचेंगे तो हम एक बार एक स्ट्रीम जो स्पीटीजर जो मैन्युस्क्रिप्ट हमने मंगवाई है उस पर करेंगे। जी ये रोक दीजिए, इसको जूम कीजिए। अब ये चित्रांकन है, ये भरहुत स्तूप का है और ये 200 से लेकर 100 ईसा के आसपास का है। अच्छा नटराज तो जी, ये जो शिल्प है ये तो अपने भरहुत स्तूप का है, और इस पे क्या स्वर्ण मुद्राओं के संदर्भ में कुछ दर्शाया गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने बुद्ध के जेतवन वाली स्टोरी सुनी होगी, हाँ, अनाथ जेतवन पिंडक। वाले। हाँ, अनाथ पिंडक उसमें वाली। उस स्टोरी में क्या होता है कि बुद्ध को जो जगह देने के लिए जो जेतवन खरीदा जाता है, उसकी शर्त ये थी कि उसमें पूरे में स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी जाती हैं। वहां स्पष्ट स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख आया है।
हेन सांग ने भी इसका उल्लेख किया है। अब क्या इसको चीज? आप एक बार जूम करके दिखाइए इसको। इसमें आपको हम्म, हम सिक्के भी दिखा देते हैं। इसमें साफ साफ जो पंचमार्क टाइप के सिक्के हैं वो बिछाए हुए हैं, चौकोर और गोल। ये पूरा उसी का ये वाला दृश्यांकन है। ना, ये वाला। नहीं ये बीच बीच में है। ये तो अच्छा, ये वृक्ष है ये। हाँ ये ये देखिए सिक्के बिछाए जा रहे हैं। ये जेतवन को खरीदा जा रहा है बुद्ध के लिए। अच्छा, अच्छा, वहाँ जो स्वर्ण मुद्राओं से जेतवन को खरीद लिया था, यानी कि सिक्के, हाँ वहाँ सिक्के, सिक्के से पाट करके पूरी भूमि खरीद ली थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ये हमने। देखिए, ये सोने के सिक्के का एक संदर्भ मिलता है हमें। और ये कितना पुराना है, 200 से 100 ईसा पूर्व। तो ये चीजें प्रमाणित कर रही है कि जो सोने के सिक्के हैं वो ईसा पूर्व में प्रचलन में थे। ये स्टोरी और उसका दृश्यांकन। अगर कोई ये कहे कि सोने के सिक्के कुषाण काल में भारत में प्रयोग हुए, तो हमें ये चित्रांकन और ये जो जातक है वो कुषाण काल के बाद मानना होगा। लेकिन लिपि के आधार पर और जो भरूत है उसकी कलाकृति के आधार पर ये 200 से 100 ईसा पूर्व का है। तो ये दिखाता है हमें कि सोने के सिक्कों में प्रचलन था। और इस ये जो जी जी सर, असल में ये सारे टॉपिक्स हम आप ही जैसे लोगों के लिए लाना चाहते हैं, ताकि लोगों को सही तथ्य पता चल सके। मानता हूँ कि संख्या कम है, लेकिन वास्तव में जिनको इसकी तलाश है वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। और आपने इस स्ट्रीम को समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी अब नटराज जी। जी अब आप इसमें देखिए कि जो सोने के सिक्के जो हमें 200 ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व के जो पंचमार्क सिक्के मिलते हैं चांदी और तांबे के, उसी बनावट के, तो इससे ये पता लगता है कि भारत में चांदी तांबे के पंचमार्क सिक्के तो थे ही, साथ में सोने के भी प्रचलन में थे जो इस चित्रांकन में दिखाए गए हैं। जी आगे का निकालिए। ये भी जूम कीजिए। ये बोध गया मंदिर का है। बोध गया, ये भी जेतवन वाली कहानी का दृश्यांकन है। इसमें भी देखिए आप सोने के सिक्के, ये 100 बीसी से लेके आसपास का है ये। भरूच से थोड़ा नया है लेकिन कुषाण से प्राचीन है। बोध गया टेम्पल का है। अनाथ पिंडक स्टोरी, यहाँ भी देखिए स्टोरी में सोने के सिक्के का उल्लेख है और यहाँ उसका चित्रांकन है। तो ये बात प्रमाणित हो जाती है दर्शकों कि सोने के सिक्कों का प्रचलन ईसा पूर्व था। अब आप लोग कोई इस तरह की बातें करे या हमारे ग्रंथों को नया बताए तो आप बौद्ध जो स्थापत्य है उससे भी खंडन कर सकते हैं। तो अब हम ये जो एक अशोक का भी लेख, 2 बौद्ध स्थापत्य, उसके अलावा हम कुछ मुद्रा का भी प्रमाण देख लेते हैं जो हमें सोने के सिक्के कुषाण जो भारतीय सोने के सिक्के मिले हैं उनके। तो आप आगे निकालिए कुशवाहा जी। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न उठेगा नटराज जी, कि ये लोग रेफरेंस तो दिखा रहे हैं स्वर्ण मुद्राओं के, लेकिन ये भी अशोक से पहले का और बौद्धों के पहले का कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसा प्रश्न उठेगा ना? हाँ हाँ। तो इसके ये संदर्भ में हम क्या प्रत्युत्तर इसके करेंगे? संदर्भ में तो देखिए ये है कि जो मुद्राओं का स्वरूप है हमें हम्म, अधिकतर 800 ईसा पूर्व तक की मुद्राएं मिल जाती हैं। हम्म, तो अब जैसे मैंने बताया ना, सोने के सिक्के मान लीजिए किसी को मिल भी गए तो वो इतनी जल्दी ओपन नहीं करता। या तो वो उसको कहीं बेच देगा या हम्म, किसी नीलामी में वो चल जाएंगे। हम्म, या मिलते हैं तो काफी कम मिलते हैं, हम्म, लगभग 500 ईसा पूर्व तो जो। और भारत में जो सिक्के मिलना शुरू हुए हैं हम्म, आर्कियोलॉजिकली वो 800 हम्म, ईसा पूर्व के आसपास है। उससे हम्म, पहले भी जो कई मुद्राएं मिली हैं तो हमें हम्म, उनका स्वरूप नहीं मालूम या हम अनुमान नहीं कर पा रहे कि ये हम्म। इसको मुद्रा माने या आभूषण माने, क्योंकि अच्छा, अभी जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कंफ्यूजन की स्थिति है। हाँ, और इन पे तो क्या है, इन पे मार्क लगने लग गए थे। जैसे हम्म, पाणिनि का जो समय आया लगभग हम्म, 500 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं। तो उसमें क्या हुआ है, उन्होंने एक सूत्र दिया है आहत रुपयो।
रुपयो बोला जाता है, इस पे रूप बनाए जाते हैं। तो उसकी कात्यायन की व्याख्या और पतंजलि की व्याख्या के अनुसार मुद्राओं पर चिन्ह बनना शुरू हो गए थे, चिन्ह। तो इस आधार पे हम अनुमान कर लेते हैं कि भाई ये सोने के सिक्के। उससे पहले चिन्ह इतने स्पष्ट नहीं बनते थे, तो उस पे थोड़ा वो है कि वो आभूषण माने या मुद्रा माने। और आकार बाद में सिक्के वो चौकोर गोल इस तरह के हो गए थे। उससे पहले के सिक्कों का आकार क्या था, तो उस चीज पर भी थोड़ा वो है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि प्रचलन में नहीं थे, कि प्रचलन में होंगे। और जो मैंने बताया ऋग्वेदिक या हमारा जो वैदिक काल है, उसमें वस्तु विनिमय ज्यादा था, जैसे गाय के बदले वस्तु लेना या आभूषण के बदले वस्तु लेना। तो वो ओबियसली हमें पता लग रहा है कि वो जब वही सबसे पहले वस्तु विनिमय से होएगा, उसके बाद मुद्राओं का प्रचलन होएगा। तो इस आधार पे जो वेद हैं वो और पुराने जाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ पुराने मौर्य या प्री कुषाण सोने के सिक्कों को देखते हैं। ये जो मस्क है, आपने सुना होगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो मस्क है वो 1/8 कारसापण होता है। वो तांबे के भी होते हैं और सोने का भी उल्लेख किया है। प्राय ये समझा जाता था कि सोने का नहीं मिला है, वो कल्पित लिखा है कौटिल्य में। लेकिन वास्तव में ये कुछ यूपी से प्राप्त हुए हैं ये, और ये 0.06 ग्राम 0.05 ग्राम ये मस्क नाम का स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है। और ये लगभग मौर्य कालीन है। तो इससे पता लगता है जो अर्थशास्त्र है वो भी मौर्य कालीन ही हो सकता है, क्योंकि उनमें इसका उल्लेख है स्वर्ण मस्क का, और इसकी वास्तविक प्राप्ति भी हुई है। तो आप ये देख लीजिए प्री कुषाण स्वर्ण सोने के सिक्के, इससे अर्थशास्त्र की, और क्योंकि अर्थशास्त्र में 1/8 कारसापण बताया है, और शायद 32 रत्ती का एक पूरा कारसापण होता है। फिर ये उससे छोटे जो सिक्के हैं मस्क नाम से आते हैं, उनका उल्लेख है। तो ये नाप के आधार पर भी अर्थशास्त्र के समान बैठता है। और मौर्य काल के स्तर से इनकी प्राप्ति होना ये चीज दर्शाती कि जो सोने के सिक्के हैं वो वास्तविकता है, जैसा अर्थशास्त्र में आया है मौर्य काल में। ये आप देख लीजिए, किसी पे स्वस्तिक है, किसी पे नंदी पद है, और किसी पे अन्य जो पंचमार्क के जो मार्क होते हैं उनमें से ये मार्क बने हुए हैं। आकार में छोटे, सबसे छोटे सिक्कों में से आते हैं ये। तो सिक्के के आधार पर भी हमने अर्थशास्त्र की प्राचीनता देखी है, और सोने के सिक्के की प्राचीनता हम यहाँ देख रहे हैं। और निकालिए आगे जी। ये भी एक सोने का सिक्का है। ये मालवा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, और इसमें जो पंचमार सिक्कों में जो वृक्ष का चित्रांकन होता है उनमें से एक चित्रांकन है। ये भी 500 से लेकर 300 ईसा पूर्व के आसपास का है। और इसके नीचे एक और सोने का सिक्का है, ये भी मालवा से। अच्छा, ये थोड़ा सा दर्शकों को नंदी और नंदी पदम पर थोड़ा सा और कंफर्म कर दीजिए दर्शकों को। नंदी पदम असल में जो नंदी होता है, जो वृषभ होता है, उसके पद चिन्ह को बोला जाता है, जिनका धार्मिक या मंगल सूचक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। आज भी कई जगह बनाए जाते हैं बेल के पैर कई त्योहारों में। और इसको जो नंदी के पैर हैं उनको शुभ सूचक चिन्ह भी माना जाता है, जैसे लक्ष्मी हो गई, कछुआ हो गया, और स्वस्तिक हो गया, यज्ञ स्तंभ हो गया, और चैत्य हो गया, है ना। और इसी के साथ और भी कई चीजें हो गई। कलश हो गया, पूर्ण घट बोला जाता है लक्ष्मी का। और इसी तरह से एक नंदी पदम भी होता है, नंदी के पैर जिनका प्रयोग किए जाते हैं। नहीं सर, ये सिंधु सभ्यता की बात की, जो हमारा जनपद काल है, महाजनपद काल 500 ईसा पूर्व से लेकर
200 ईसा पूर्व तक का, उसके बीच के हैं सर ने नंदी पद्म वाला दिखाया। ये सिक्का तक्षशिला से मिला है। जी अब नीचे आइए। जी ये जो सिक्के हैं, ये वाला, ये मालवा से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश से, और इसमें फिश का सिंबल है। और इससे नीचे आइए। ये हाँ, ये फिगर नंबर 5 पर आइए। फिगर नंबर 5 नीचे नीचे वाला है, वो दिखाइए। ये भी सोने का सिक्का है। ऊपर आइए, ऊपर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। जी ये भी मालवा से मिले। अधिकतर जो सोने के सिक्के वो यूपी और मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए, कुछ तक्षशिला से प्राप्त हुए जो अफगानिस्तान के हैं। और ये देखिए, जैसा एक GH447 नाम से पंचमार्क सिंबल कोइन मिलता है, उस पे जैसा सिंबल बना है, वैसा ही सिंबल इस सोने के सिक्के पर बना है। तो ये भी हम 500 से लेके 300 ईसा पूर्व के बीच का है। और इस पे आप देखेंगे व्हील बना है, 6 आर्म व्हील, 6 लकीरों वाला चक्र। और आपको याद हो दर्शकों, जो सिंधु सभ्यता में भी जो चक्र मिलता है, वो भी 6 लकीरों वाला अधिकतर मिलता है। तो इससे ये पता लगता है जो हमारी सिंधु सभ्यता है, उसकी निरंतरता जो जनपद काल है उनमें भी रही है। यानी कोई सिंधु सभ्यता नष्ट नहीं हुई है, न नष्ट की गई है, बल्कि वो निरंतरता लेके आगे बढ़ी है। जी ये भी तक्षशिला से, और ये लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास का सोने का सिक्का। इसमें एक तरफ तक्षशिला का जो चिन्ह है वो है, दूसरी तरफ नंदी है, और नंदी का पद, नंदी पदम उसका चिन्ह है। और नीचे आइए। अच्छा, एक चीज मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या इस पर जैन भी क्लेम करते हैं, ये नंदी पदम पर और नंदी पर? जी जैनों में वो नंदा व्रत करके हो जाता है ये, मतलब जैनों ने भी इसको नंदी पदम के रूप में ही लिया है, या नंदा व्रत रूप में। लेकिन जो बौद्धों ने क्या करा, नंदी पदम उठा लिया, है ना, उसके नीचे चक्र लगा दिया। पहली चीज नंदी पदम, दूसरी चीज चक्र, और तीसरी चीज श्रीवत्स, और उसको त्रिरत्न बना दिया। उसको त्रिरत्न बना दिया। मार लिया कॉपी पेस्ट। और कुछ और और इस चीजें? चिन्ह का आपको याद हो, पदाना हिल करके एक सेल चित्र है, वहां इस चिन्ह का नाम साफ साफ नंदी पदम मिला है लिखा हुआ। तो और वो भी इनकी पैदाइश से पहले? नहीं नहीं, वो है तो 100 BC का है। हाँ समकालीन। लेकिन आप सोचिए, उसका नाम शुरू से नंदी पदम रहा है। नंदी पदम को अगर मान ली उसका नाम त्रिरत्न होता तो वो चिन्ह बनाकर उसकी जगह त्रिरत्न लिखते। लेकिन नाम अब ये कहते ना, वही कहीं कुछ मिल जाए कि इसमें नाम बताओ, लिखा कहाँ है, लिखा हुआ दिखाओ कि ये शिव जी लिखा हुआ कहाँ है, इसमें वो लिखा हुआ कहाँ है, जबकि नंदी पदम पे साफ साफ नंदी पदम लिखा है। फिर भी उसमें 2-4 और मनगढ़ंत चीजें जोड़ करके उसको त्रिरत्न बना देते हैं। हाँ ये तो सरासर चोरी है। अच्छा, इस मुद्रा में मुझे कुछ अलग दिख रहा है, इसमें ओम दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, ये ओम नहीं है, ये बीच में चक्र सा है और उसके आसपास कुछ आकृतियां। ये एक सिंबल है पंचमार्क कोइन का। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये जी ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से मिला है, यूपी से। फ्लोरल सिंबल लिखा है इसके बारे में, 3 लोबेड फ्लोरल सिंबल। मतलब ये एक बीच में गोल आकृति है और उसके पीछे पीछे अर्ध आकृति है, अर्ध गोल आकृति है, राइट? हाँ हाँ, एक कोई ज्यामितीय आकृति है ये। जी ये हमीरपुर से मिला है, यूपी से। कितना पुराना? ये भी वही 500 से 300 ईसा पूर्व के आसपास का है। और ये पर्सनल कलेक्शन में, हाँ कुषाण काल से पहले के ये सारे सिक्के, और ये पर्सनल कलेक्शन में ये। जी ओके, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये भी तो स्वर्ण मुद्रा है शायद? हाँ, ये स्वर्ण मुद्राएं सारी। ये तक्षशिला वाला है जो नंदी पदम है इस पे। अच्छा, ये नंदी पदम।
हमें ये लग रहा है उसे वही डिजाइन वाली चीज है हाँ, ये भी वही डिजाइन है और ये भी स्वर्ण मुद्रा है और समकालीन है ये भी। अच्छा, जी। अभी अब खत्म हो आप, चुका। हाँ, अब ऊपर से आ जाएंगे। अब हम देखते हैं, हाँ, मैं बोल दूंगा वहां आप रोक दीजिएगा और चलिए, और चलिए, इस पे रोक दीजिए, इसको जूम कीजिए, इससे नीचे वाले पे, हाँ, इसको जूम कीजिए। देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं कि अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनमें मुद्राओं के क्या क्या नाम मिलते हैं। मैंने कहा ना कि मुद्रा शास्त्र के आधार पर हम ग्रंथ की प्राचीनता का एक अनुमान कर सकते हैं। तो आप देखें, पाणिनि का जो अर्थशास्त्र है उसमें कारसापण या पण नाम मिलता है एक मुद्रा का। जातक में भी कहा पन कहा है और अर्थशास्त्र में पण का है। अर्थशास्त्र मौर्य काल माना जाता है। जातक में जो चीज है वो बुद्ध के समकालीन या हम 500 ईसा पूर्व मान लेते हैं। पाणिनि का काल भी लगभग वही माना जाता है या थोड़ा पहले मान सकते हैं। दूसरा है अर्ध, या उसे भाग कहा जाता है। जातक में अद्दा मिलता है और अर्धपना। और तीसरा मिलता है पाद, जातक में पाद या पाद या चतुर्मस्क। पाणिनि में द्विमस्क, जातक में भी वही नाम मिलता है। अर्थशास्त्र में अष्टभाग नाम मिलता है। पाणिनि में मासा, जातक में एक मासा या मासा। पाणिनि में अर्धमासा, जातक में अर्धमासा, अर्थशास्त्र में अर्धमासा। तो ये रिकॉर्ड बताते हैं कि पाणिनि से लेकर अर्थशास्त्र तक की जो रचना है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, कारसापण का मिला है 32 रत्ती 28 रत्ती तोल का, फिर उसका 1/2 भाग, फिर 1/4 भाग, 1/8 भाग, 1/16 भाग, 1/32 भाग। तो ये जितने भी ये भाग मिले हैं वो हमें 500 से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच मिले। तो इससे ये जो तीनों ग्रंथ हैं ये इस बीच के या इससे पहले के माने जा सकते हैं। तो ये सिक्कों के आधार पर एक डेट फिक्स की जा सकती है आधुनिक मान के आधार पर। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो नाप का सिक्का मिलता है वो इन ग्रंथों में नहीं है, ना जातक में है, यानी बौद्ध ग्रंथों में भी नहीं है, और ये कुछ अर्थशास्त्र या इन ग्रंथ या अष्टाध्यायी आदि में भी नहीं है। वो चीज हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, वो है शतमान, यानी 100 रत्ती का सिक्का, 100 रत्ती वजन का सिक्का। अब जैसे यहाँ आप देखिए कारसापण का एक एक 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ये अनुपात चला है। इसी तरह शतमान का भी चलता है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। और जो सिंधु सभ्यता में भी तोल मिले उनमें भी यही अनुपात अधिकतर यूज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन हम इसमें देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता से लेकर बीच का ब्राह्मण काल या ये वाला काल के बीच में एक लिंक देखा जा सकता है कि वही चीज अनुकरणीय चली है। और एक रिसर्च लिखा था, अमेरिका के एक लॉयर हैं, उनका मनुस्मृति रिविजिट करके पेपर है, उस पर हमने एक स्ट्रिंग की है। उन्होंने भी ये तुलना दिखाई है कि सिंधु सभ्यता और मनुस्मृति में जो तोल है उनमें काफी समानताएं देखी गई है। तो आप यहाँ ये बात ध्यान रखिए, इनमें इन तीनों जगह शतमान का उल्लेख नहीं है, जबकि हम शतपथ ब्राह्मण, ऐतिर ब्राह्मण और कात्यायन सूत्र उन्हें देखें तो उसमें शतमान नामक चांदी के और सोने के और तांबे के सिक्के का उल्लेख आता है, जिसका वजन माना गया 100 रत्ती। तो ऐसे सिक्कों की जो प्राप्ति हुई है शतमान की 100 रत्ती के, खास करके तक्षशिला के इलाके से, वो 800 या 600 ईसा पूर्व के माने गए हैं, यानी बुद्ध से पहले के। तो इससे पता लगता है जो ये ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण,
या कात्यायन सूत्र हो गया, या अन्य जिनमें भी शतमान का उल्लेख है हिंदू ग्रंथों में, वो बुद्ध काल से पूर्व के साबित होते हैं उस सिक्के के उल्लेख से। तो आप ऊपर वाले पेज पे जाइए उस वाली, अब वो सिक्के हम कुछ दिखा देते हैं। आगे बढ़िए, ये इसको छोटा कीजिए, ये तक्षशिला से प्राप्त हुआ है, ये एक शतमान है, 100 रत्ती का सिक्का है बड़ा। और ऊपर जाइए, इस तरह की 100 रत्ती वजनी सिक्कों का उल्लेख हमारे ग्रंथों में। ये देखिए, ये 600 से लेकर 500 ईसा पूर्व का है, यानी ये भी बुद्ध पूर्व का है। और ये नीचे आइए, ये गांधार से प्राप्त हुआ है और ये शतमान सिक्का है, इसमें लिखा है देखिए शतमान टाइप। और आइए, और मजे की बात यह है कि शतमान सिक्कों का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ हाँ हिंदू धर्म जी, ग्रंथों में मिलता है, बौद्धों जैनों में प्राप्त नहीं हाँ होता। नहीं होता, और जो हमारे भी अर्थशास्त्र या अष्टाध्यायी उनमें नहीं तो होता। अब जी, तो अब इससे ये तो पता आप लगता है देखिए, कि शतमान सिक्कों का उल्लेख जिन ग्रंथों में मिलता है, तो कम से कम वो ग्रंथ तो कम से कम शतमान टाइम पीरियड के होंगे, शतमान सिक्कों के टाइम पीरियड जी के होंगे। बिल्कुल जी। तो और इससे ये निकालिए, पता जी, काफ़ी अच्छा आपने ये रेफ़रेंस दिया हुआ है। आगे बढ़ें या ऊपर तो हो जी गया, आगे नीचे बढ़िए। बढ़ते हैं। ये इसके बारे नहीं, में बात ऊपर करें। की तरफ जाइए, ऊपर की तरफ जाइए। ऊपर तो फिर ये है। अच्छा हाँ, अब नीचे को आइए, अब ये नीचे हमारे पास ये डेटा है। ये देखिए, हाँ इसको थोड़ा छोटा कीजिए, ये 1/2 शतमान है, यानी शतमान का आधा। जैसे अभी हमने देखा ना कारसपन का, तो ये हाफ है उसका, ये भी शतमान सिक्का है। ये तो पूरा एक शतमान है पूरा, ये आधा शतमान है, यानी उसका 50 रत्ती के आसपास का। अब क्या हो सकता है कि जो नाप है वो कुछ जगह शतमान का जो प्राप्ति हुई है आर्कोलॉजिकली, वो कहीं पे 99 रत्ती है, कहीं पे 97 रत्ती है। तो उसके कई कारण है। एक तो हम देख सकते हैं कि मेटल लॉस हो जाता है समय के साथ साथ, उस वजह से वजन में अंतर आ जाता है। दूसरा बनाने का कारण, कि बनाने वाले ने कहीं कमी कर दी। लेकिन ये पता चलता है जो ये सिक्के 100 के आसपास मिल रहे हैं, 100 रत्ती के आसपास, वो ये दर्शा जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी सिक्के बनाने की, वो 100 रत्ती थी शतमान की। और ये सिक्के मौर्य काल में नहीं मिलते हैं, ये उससे पहले ही मिलते हैं, या बुद्ध का जो टाइम पीरियड बताया है वहां तक मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते ये वाले सिक्के। तो इससे पता लगा जो हमारे ग्रंथ है वो बुद्ध से पूर्व के ही हैं या अशोक से पूर्व के ही हैं। जी, और नीचे आइए, ये भी अर्ध शतमान है जी, ये भी तक्षशिला या गांधार क्षेत्र से प्राप्त है। जी, नीचे आइए, ये देखिए ये तक्षशिला से प्राप्त है, ये 500 ईसा पूर्व का है गांधार, एक शतमान है इसका उल्लेख, प्रीमोरियन बताया है इसको। जी, और आइए, जी ये हो चुका है। तो दो दर्शकों, आपने देखा शतमान सिक्के के आधार पर जो हमारे ग्रंथ हैं उनकी प्राचीनता, जिन सिक्कों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में या अन्य ग्रंथों में नहीं है, और सोने के सिक्के की प्राचीनता। तो जब भी इस तरह के कहीं तथ्य या आपको आवश्यकता मिले पड़े, तो आप इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, आप आसानी से रेफरेंस दे सकते हैं, और आपका जो संदेह है इस बारे में वो काफी हद तक मिट चुका होगा। और इसमें आज हमने हिंदू धर्म को भी ना लेकर खास करके भारतीय आधार की बात की, कि जो सोने के सिक्कों का विदेशी मूल बताते थे
उनको भी जवाब दिया है।